अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। धान की फसल में रोगों का नियंत्रण है जरूरी। स्ट्रॉबेरी की खेती करके कमाएं अच्छी आय। किसान भाइयों, धान भारत समेत कई एशिया देशों की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इतना ही नहीं, दुनिया में मक्का के बाद जो फसल सबसे ज्यादा बोई और उगाई जाती है वो धान ही है, जिसकी खेती मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से की जाती है। लेकिन इस फसल में सबसे अधिक रोगों का प्रकोप होता है, जिससे उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इसलिए इनकी पहचान करके नियंत्रण कैसे करना है, इसकी जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ बृजकिशोर प्रजापति से। किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। वर्तमान समय में धान की फसलों में मुख्य रूप से लगने वाले बीमारियों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो मुख्य बीमारियों में सर्वप्रथम जो है हमारे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है वह ब्लास्ट है। और ब्लास्ट की पहचान जो आप समझ सकते हैं कि पत्तियों पर जो होता है, नाव के शेप में जो है, नाव के आकार में जो है धब्बे पड़ते हैं, जिसका सेंट्रिक भाग जो होता है, केंद्रीय भाग जो होता है वह सफ़ेद रंग का होता है। अगर हम इसकी शुरुआत में अगर नियंत्रण नहीं करते हैं तो यह मुख्य रूप से फैलते हुए जाता है और पूरी पत्तियों पर फैल जाता है, जिसके कारण जो है पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है, जिसके कारण जो है पौधे में कल्ले बनने की अवस्था, जिसको कंसा बोला जाता है, वह नहीं बन पाता है, उत्पादकता कम हो जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से जो है हम कार्बेंडाजिम नामक दवा जो होती है उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर की दर से हम अगर छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ट्राईसाइक्लाजोल नामक दवा जो होती है उसकी 120 ग्राम मात्रा जो है हम 200 लीटर पानी में घुलकर प्रति एकड़ की दर से अगर हम छिड़काव करते हैं तो नियंत्रण कर सकते हैं। भूरा धब्बा या पर्ड चित्ती रोग, इस रोग का आक्रमण पौधों की वानस्पतिक अवस्था से लेकर बालियों में दाना भरते समय तक होता है। रोग के लक्षण मुख्य रूप से पत्तियों, पर्ड, छंद और दानों पर आक्रमण करता है। पौधों की पत्तियों पर गोल, अंडाकार, आयताकार छोटे भूरे धब्बे बनते हैं, जिससे पत्तियां झुलस जाती हैं और पूरा पौधा सूखकर मर जाता है। दाने पर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जिससे दाने हल्के रह जाते हैं और फसल उत्पादन में कमी आ जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए खेत में पड़े पुराने पौध अवशेष को नष्ट करें। इसके अलावा रोग रोधी किस्म IR 36 की बुआई करें। धान की फसल में रोग का प्रकोप नहीं हो, इसके लिए बुआई से पहले कार्बेंडाजिम दवा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें।
तो इसके नियंत्रण के लिए भी अगर जो है हम कार्बेंडाजिम नामक दवा जो है 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से अगर हम छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से जो है इस बीमारी का हम नियंत्रण कर सकते हैं। तीसरा जो मुख्य रूप से बीमारी है सीड ब्लाइट है। सीड ब्लाइट पानी की अधिकता होने पर, बादल ज़्यादा होने पर क्या होता है, जो नीचे का जो भाग पानी से जुड़ा हुआ होता है वहाँ इर्रेगुलर शेप में भूरे भूरे रंग के जो है धब्बे बनते हुए जाते हैं, जो पौधे को, तने को, पत्तियों को सड़ा देते हैं। आप देखने में ऐसा मतलब होगा कि जैसे सांप के धब्बे होते हैं, वैसे इस धब्बे बनते हैं पौधे के तनों पर और कल्लों पर। तो इसके नियंत्रण के लिए जो होता है हेक्साकोनाजोल नामक दवा की जो है 2.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में लेकर अगर हम छिड़काव करते हैं तो हम सीड ब्लाइट नामक बीमारियों का नियंत्रण कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो है अब जो है मुख्य रूप से लगने वाला जो दाने बनते हैं तो उसमें जो है आप देखेंगे कि फॉल्स स्मट बनता है, जिसको हमारे क्षेत्र में किसानों के द्वारा लाही फूटना बोलते हैं। और यह जो होता है आप देखेंगे जब दाने भरते हैं तो उस पर गोल गोल सा रेगुलर सर्कुलर शेप में जो होते हैं गोला बनता है, जो शुरुआत में जो होता है संतरे के रंग का होता है और धीरे धीरे फिर यह अधिकता होने पर जो है यह भूरे रंग का होने के बाद जो है दाने झड़ जाते हैं। दाने पर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जिससे दाने हल्के रह जाते हैं। धान की फसल में रोग का प्रकोप नहीं हो, इसके लिए बुआई से पहले कार्बेंडाजिम दवा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। खड़ी फसल पर लक्षण दिखते ही कार्बेंडाजिम या मेन्कोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें तो इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अलावा जो है टिविकोनाजोल नामक दवा जो है उसका भी जो है हम 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम COC जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो होता है उसकी भी जो है हम 2 ग्राम मात्रा पानी में लेकर प्रति लीटर की दर से जो है हम छिड़काव कर सकते हैं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो होता है, जीवाणु झुलसा रोग जो है हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसके पहचान के लिए जो मैं आपको बता दूं कि जो पत्तियां धान की हैं उसका जो नुकीला भाग है, ऊपरी भाग है, वह पीले रंग का होते हुए पत्ती के दोनों किनारे लिए हुए जो होते हैं सूखते हुए आता है, जिसके कारण जो है पौधे में जो कल्ले की संख्या होती है वो घट जाती है, प्रकाश संश्लेषण पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है दाने कम बनते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए भी जो है हम स्टेप्टोसाइक्लिन नामक दवा जो है 66 ग्राम मात्रा जो है हम 5 लीटर पानी में घोलकर और उसके साथ जो है अगर हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसकी जो है 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर की दर से लेकर हम अगर छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हम जीवाणु झुलसा रोग जो है उसका हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई इन बीमारियों का अगर आप पहचान करके अगर नियंत्रित करते हैं तो निश्चित रूप से आपके धान में अधिक से अधिक उत्पादकता प्राप्त हो सकती है। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। परंपरागत फसलों की खेती करके कृषक हर साल भारी नुकसान उठा रहे हैं। कभी अधिक वर्षा तो कभी सूखे की मार का असर किसानों पर पड़ रहा है। यही कारण है कि किसान भारी नुकसान से बचने के लिए नई फसलों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। और अभी देखने में आ रहा है कि किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती करने में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा भी हो रहा है। तो आप इसकी खेती करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर फिजा अहमद। आपको मालूम है ये स्ट्रॉबेरी जो खेती होती है ये हमेशा उस प्रदेशों में होती है जहाँ का तापमान जो है जाड़े के मौसम में बहुत कम होता है। ख़ास तौर से भारतवर्ष में इसकी खेती मूल रूप से जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में और हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी होता है इसकी खेती। लेकिन अब साइंटिफिक अनुसंधान के द्वारा बहुत सारे ऐसी वैरायटी विकसित कर दी गई है जो हमारे उपोष्ण क्षेत्र में भी बहुत सारा रकबा जो स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए उपयुक्त पाया गया है, तो यहाँ पे हम लोग खेती कर सकते हैं।
तो स्ट्रॉबेरी की खेती की विस्तृत जानकारी के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है उसमें है खेतों का चयन। खेतों का चयन बहुत अहम है। खेतों का चयन हम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि खेत जो है आपका समतल होना चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए, उसमें जल भराव नहीं होना चाहिए, जल की निकासी बड़ी समुचित तरीके से होनी चाहिए। अगर खेत में नमी कम हो तो खेत में एक पलेवा कर लें। इसके बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके बाद एक जुताई देसी हल तथा 2 जुताइयां कल्टीवेटर से जोतकर खेत में पाटा अवश्य लगाएं। जब ये आप खेत चयन कर लेते हैं तो खेत में आपको पोषक प्रबंधन का भी जो बहुत ज़रूरत होता है। तो स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए गोबर की मात्रा, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो चाहे गोबर की मात्रा हो, ये करीब 10 टन के हिसाब से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रत्येक खेत में डालना चाहिए। ये हो गया खेत के चयन की बात। स्ट्रॉबेरी में फल में रंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रंग अच्छा नहीं आता है तो किसानों को पैसा नहीं मिलता है। उसके लिए पोटाश का एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है। पोटाश एक अहम खाद है। तो 1 हेक्टेयर के लिए कम से कम 150 से 200 केजी नाइट्रोजन, उसके बाद हमारा जो है करीब 100 केजी फास्फोरस और करीब 200 केजी से 250 केजी पोटाश की मात्रा की आवश्यकता होती है। चाहे आप इसको आप पौधे में लगा दें, चाहे आप फर्टिगेशन के थ्रू करें, जिस तरह से भी करें, तो इसका ये खाद की मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉबेरी को लगाने से पहले खेत में बेड को तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत में उठी हुई क्यारी बनानी पड़ती है। बेड की चौड़ाई लगभग 2 फीट रखें और बेड से बेड की दूरी 1.5 फीट रखें। बेड बनाने के बाद ड्रिप इरिगेशन की पाइपलाइन बिछा दें। इसके बाद स्ट्रॉबेरी के पौधों को लगाने के लिए प्लास्टिक मल्चिंग बिछाएं, जिसमें 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मल्चिंग में छेद कर लें। छेद करने के बाद पौधों की रुपाई कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी वैरायटी यहाँ लगानी है। जैसे हम लोगों ने ये जो टेस्ट करके देखा है कि यहाँ कैमी रोज़ा वैरायटी जो है बहुत अच्छा चला है। वो वैरायटी का अगर आपको मिलता है रनर तो आप ले सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे किसान औरंगाबाद में इसकी खेती कर रहे हैं। जो खेती करना चाहते हैं वो एक बार औरंगाबाद में कृषि विज्ञान से संपर्क करें और संपर्क करने के बाद वो किसानों के खेत पे भी जा कर के एक बार मुआयना कर लें कि वो किस तरह से खेती कर रहे हैं और उनकी कितनी लाभ हो रही है। तो आपको एक जनरल आइडिया डेवलप हो जाएगा कि इस खेती की तरफ में बढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप रनर प्रोडक्शन न जाए, हर साल आप बच्चा बाहर से खरीदें लगाने के लिए, तो हम समझते हैं कि आपको मुफीद होगा। तो हमारे यहाँ इसका जो लगाने का उचित समय है वो 15 अक्टूबर के बाद है। जब थोड़ा ठंडा आने लगता है तो इसका हम लोग रनर को लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रनर या तो बहुत सारे किसान जो प्रोग्रेसिव फार्मर है कैलिफोर्निया से भी रनर मंगवा रहे हैं और जम्मू कश्मीर से भी मंगा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से भी, वहाँ बालेश्वर पे सारे लोगों से मंगा रहे हैं। तो ये 1 हेक्टेयर पौधे में आपको करीब इसमें मेरे हिसाब से 40 से 50 हज़ार रनर लगेंगे इसके पौधे में कम से कम। इतने पौधे आपको लगाने होंगे और एक रनर का कीमत जो है वेरी करता है 2 रुपया से 10 रुपया तक। 1 हेक्टेयर फसल की रुपाई करने के लिए 44 से 45 हजार रनर की आवश्यकता पड़ती है। रुपाई से पूर्व रनर की जड़ों को वाबिस्टीन के 0.1% घोल में 5 से 10 मिनट तक उपचारित कर लेते हैं। इसके बाद स्ट्रॉबेरी के रनर को मुख्य खेत में रोपाई के लिए ले जाते हैं। है कि इसकी दूरी कितने पे लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए। इसमें होता है कि एक डबल रोज ही सिस्टम होता है। आप जो है 90 सेंटीमीटर की एक चौड़ी, जैसे आलू में बनाते हैं उसी तरह का चौड़ी पट्टी बना लें और उस 90 सेंटीमीटर के बीच में 60 सेंटीमीटर का नाली बनाएं, फिर दूसरा मेड़ बनाएं। इसी तरह से आप खेतों में बना लें और पौधों की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर और रो की दूरी 45 सेंटीमीटर लगाएंगे। अगर इस तरह से आप पौधा लगाएंगे तो करीब 45 से 50 हज़ार तक पौधा 1 हेक्टेयर में आपका लग जाएगा। जब ये फूल के समय आ जाए, अगर आपको लगता है कि मौसम अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो इसको आप पॉलीथीन से भी ढक सकते हैं। उसके बाद इसकी तोड़ाई है, क्योंकि फल को मार्केट में बेचना। जब देखिए कि फल पे 70% फल रंग लाल हो गया है तो इसकी तोड़ाई करनी चाहिए दूर के मार्केट के लिए। अगर लोकल मार्केट है तो 80 से 90% जब फल लाल हो जाए तब आप तोड़ लीजिए। अत्यधिक नाजुक होने की वजह से स्ट्रॉबेरी के फलों को छोटे एवं पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बों में पैक करते हैं।
एक पैकेट में 200 ग्राम फल भरा जाता है। इन भरे हुए डिब्बों को गत्ते के 2 टुकड़ों के बीच रखकर टेप से चिपका देते हैं। इस प्रकार से पैक किए गए डिब्बों को सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा दूर स्थानों तक पहुंचाया जाता है। अगर आपके पास कूल चैम्बर है तो कूल चैम्बर में आप उसको 2 से 3 डिग्री के टेम्परेचर पे अगर 5-6 घंटा रख देते हैं तो उसके बाद अगर मार्केट भेजते हैं तो उसकी लाइफ और बढ़ जाएगी। ये स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो स्ट्रॉबेरी के में इनकम जो है बहुत अच्छा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला मुरैना और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान में आगामी दिनों में घने बादल छाए रहने और वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने और हवा लगभग 11 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पूर्व उत्तर दिशा से बहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय खाली पड़े खेतों में बत्तर आने पर जुताई करें जिससे खरपतवार न होने पाए और रबी फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। संभावित मौसम को देखते हुए इस समय बतर आने पर खरपतवार नियंत्रण करें और कीट व्याधि की सतत निगरानी रखें। अरहर की फसल में फली बेधक कीट का प्रकोप पुष्पा अवस्था से ही शुरू हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। संभावित मौसम को देखते हुए इस समय पकी हुई बाजरा की कटाई गहाई का कार्य करें। संभावित मौसम को देखते हुए इस समय पकी हुई उड़द मूंग की कटाई गहाई का कार्य करें। सरसों की बुआई के लिए उर्वरकों उन्नतशील किस्मों का चयन कर बीज की व्यवस्था करें और खेत तैयार कर बुआई उचित तापमान होने पर ही करें। धान की फसल में तना बेधक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G की 15 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। मिर्च और टमाटर की फसल में लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 DG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन और भिंडी की फसल में तना छेदक व फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर पहले नष्ट कर दें और उसके बाद स्पाइनोसेट 48 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं में इस समय अफरा रोग अधिक मात्रा में हरा चारा खिलाने से हो जाता है, अतः अफरा रोग होने पर इसकी रोकथाम के लिए टिम्पाल या पशु चिकित्सालय या फिर इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अतरिया जिला भिंड के कृषक कुलदीप मौर्य ने। ये ड्रिप सिंचाई पद्धति के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो कुलदीप मौर्य जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तो ड्रिप जैसे हम खुला पानी देते हैं तो पौधे के जड़ों को हम पूरा भर देते हैं, नाक तक जैसे हम श्वास लेते हैं तो नाक को बंद कर देते हैं, उससे पौधे के जड़ों में हवा की उपलब्धता कम हो जाती है और वो रूट जोन इफेक्ट होने लगता है। और जब 15 दिन के बाद उसको पानी की आवश्यकता होती है, फील्ड कैपेसिटी के बाद पानी की आवश्यकता होती है, तो हम पानी देते नहीं। तो इस तरह से हर एक वाटर साइकिल में, हर एक पानी के चक्र में हम पौधे को लगभग 15 दिन तक स्ट्रेस में रखते हैं और वो स्ट्रेस होने के कारण पौधे का नुकसान होता है, उसमें तरह तरह की बीमारियां लग जाती है और हमें उत्पादकता कम होती है।
बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई पद्धति यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधे की आवश्यकता के अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। उचित जल प्रबंधन से भूमि में वायु संचार और पानी का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। पीवीसी पाइप और इरिगेशन सिस्टम की बात करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि पीवीसी पाइप की मैं बात करूं, पीवीसी पाइप में एक सॉल्वेंट सीमेंट होता है। ज़्यादातर किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा, अच्छी कंपनियां हैं उनका ही पाइप लें, क्योंकि ये पाइप की जो आयु है वो 50 साल तक होती है। तो यदि थोड़ा ज़्यादा भी पैसा लगे तो कोशिश करें कि जो स्थापित कंपनियां हैं उन्हीं कंपनियों का पाइप लिया जाए। दूसरा, उसमें यदि पाइप लेते हैं तो एक मैं सावधानी बरतने के लिए किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, जो ध्यान रखें कि पाइप का फिटिंग्स दो तरह का होता है, एक लो प्रेशर क्वालिटी का, एक हाई प्रेशर क्वालिटी का। हाई प्रेशर क्वालिटी को HD बोलते हैं, हैवी ड्यूटी बोलते हैं। तो कभी भी यदि आप पाइप कितना भी पतला लें, फिटिंग हैवी ड्यूटी का लगाएं। और सॉल्वेंट सीमेंट क्या होता है, यदि आपने सॉल्वेंट सीमेंट जो जोड़ने के लिए पीवीसी पाइप को बहुत साधारण तरीके से पानी की तरह लगा दिया जाता है और जोड़ा जाता है, वो अच्छी जो प्रमाणिक कंपनियों का सॉल्वेंट सीमेंट है वही लगाएं। यदि सॉल्वेंट सीमेंट और फिटिंग अच्छी कंपनियों का पाइप के साथ है तो आपको 50 साल तक उस पाइप की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन और कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के बीच में एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए मुख्यतः मोनो ब्लॉक पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होने पर अथवा जल स्तर गहरा होने पर बड़े पंप की जरूरत पड़ती है। जब आपके खेत में सिस्टम लगाई जा रही है तो 200-400-500 रुपये का फिटिंग्स अपने पास जरूर रख लें, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो आप खुद कर लें, किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े। ड्रिप इरिगेशन में जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि फिल्टर इस सिस्टम का हार्ट है। तो जब आप सिस्टम लगाएं तो जो फिल्टर जो 3 तरह के फिल्टर होते हैं, हाइड्रोसाइक्लोन जो बालू के छानने में काम आता है, सैंड फिल्टर या मीडिया फिल्टर जो उसमें अलगी या सस्पेंडेड पार्टिकल्स जैसे पत्ते गिर गए या उसको छानने में काम होता है, और अंत में स्क्रीन या डिस्क फिल्टर जिससे हम बालू या मिट्टी के छोटे कण भी छन जाएंगे। ये तीनों में से जो भी फिल्टर यदि यूज में जो तकनीकी लोग रहेंगे वो बताएंगे वो लगाना चाहिए, वहाँ समझौता नहीं करना चाहिए। उसका साफ सफाई का तरीका बहुत आसान है, वो खोल के आप साफ कर सकते हैं अपने से। जब सिस्टम लगाएं तो उसी समय सीख लें। और उसके बाद पीवीसी पाइप होगा और फिर ड्रिप इरिगेशन की नलियाँ होगी। वो सारे उस समय लगाते समय समझ लें, सब सिंपल है। आप खुद भी यदि एक बार सीख लेंगे तो अगली बार यदि लगाना चाहें तो आप खुद से लगा सकते हैं। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा इन सिंचाई विधियों को लोकप्रिय बनाकर सिंचाई के परंपरागत तरीकों के स्थान पर सिंचाई जल की बचत के लिए अनुदान दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी नजदीकी कृषि और उद्यान विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से ली जा सकती है। इसमें हमें सुविधा ये है कि जैसे यदि हम खाद देते हैं तो खाद सब जड़ के नीचे चला जाता है। लेबर का भी ये, चूँकि पौधे वहीं ज़रूरत है जहाँ ज़रूरत है पानी की, वहाँ पानी दे रहे हैं, तो हमें पानी की बचत होती है, खाद की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, श्रम लेबर मजदूरों की बचत होती है और उत्पादकता अच्छी होती है, टाइम से उत्पादकता होती है। सब्जियाँ और फलों के लिए ड्रिप इरिगेशन से अच्छा आज के युग में कोई भी सिस्टम नहीं है। हमें ड्रिप इरिगेशन लगाना ही लगाना चाहिए और जो अनुदान है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।